Good morning, dear students, for class 11th and 12th. Today we'll be discussing new chapter number 10, psychology and sports. हम सभी लोग जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी हमारा बिहेवियर होता है, जो कुछ भी हमारी एक्टिविटी होती है, वो कहीं ना कहीं हमारी वर्किंग को इफेक्टेड करती है. तो साइकोलॉजिकल वो कंडीशन होती है जो हमारे बिहेवियर को, हमारे पैटर्न्स को, हमारे एक्टिविटी को कहीं ना कहीं प्रमोट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो इस पैटर्न में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि साइको मीन्स रिलेटेड टू योर बिहेवियर, रिलेटेड टू योर वर्किंग. तो ये वर्किंग कैसी होनी चाहिए? ये वर्किंग होनी चाहिए आपके अपने नेचर को रिप्रेजेंट करती हुई. तो साइकोलॉजिकल जो है, तो पहली डेफिनेशन है, MC डुगल ने कहा है कि साइकोलॉजी में बी बेस्ड एंड मोस्ट कंपैरेटिव डिफाइंड एज द पॉजिटिव साइंस ऑफ द कंडक्टिंग ऑफ द लिविंग कैरेक्टर्स. या हम ये भी कह सकते हैं कि साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर. जब तक किसी बिहेवियर की बात करी जाती तो हम इस चैप्टर में कौन सी चीज़ें पढ़ रहे हैं? डेफिनेशन. तो डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू ER हिलगर्ड ने कहा है कि साइकोलॉजी इज द साइंस दैट डील बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस. यहाँ पे मेंटल प्रोसेस की बात जब आती है तो मेंटल प्रोसेस क्या होता है? पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. सेकेंड है डेफिनेशन एंड द डेफिनेटिव बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, भी आपके पास चैप्टर है. तो बेटा सबसे पहली चीज़ जानना ये जरूरी है कि साइकोलॉजी क्या है. लेकिन साइकोलॉजी के बाद सेकेंड वन चीज़ आती है कि साइकोलॉजी द मेंटल कैरेक्टर्स ऑफ द एटीट्यूड ऑफ द पर्सन ऑफ ग्रुप. जब हम किसी भी एक एक्टिविटी को कंडक्ट करते हैं तो वो हमारी इंडिविजुअल एक्टिविटी, लेकिन हम जब एज ए फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं, तो जब हम टीम इवेंट में बात करते हैं तो यही डिस्कशन एटीट्यूड क्या हो जाता है? पर्सन से ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है. तो अब बात आती है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है, कि डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी. तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द पीपल एंड देयर बिहेवियर इन स्पोर्ट्स कंटेंट एंड द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द थ्रूइंग नॉलेज. हम जब कभी भी किसी स्किल को सीखते हैं तो स्किल को सीखने के साथ साथ हमारी फिजिकल बॉडी के साथ साथ हमारी मेंटल बॉडी भी कहीं ना कहीं वर्कआउट करती है. तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज द in science they draw the knowledge from the many relative field like a biomechanics, जहाँ पर आके आप बायो लिविंग थिंग और मैकेनिक्स मीन्स योर मोमेंटम से रिलेटेड वर्क करते हैं. नेक्स्ट है फिजियोलॉजी, जो कि हमारा आउटर फ्रेमवर्क है, जो एनाटॉमिकली, और फिजियोलॉजी जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, ये सारे टुगेदर होकर कैसे वर्क करते हैं. एंड किन्सियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, यहाँ किन्सियोलॉजी गतिज ऊर्जा, जितने भी मोमेंटम वर्क है वो सब किन्सियोलॉजी से, और साइकोलॉजी जो कि आपका बिहेवियर और आपकी एक्टिविटी को बताते हैं. तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज द यूनिक ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी. सीधी बात है. तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज द हैव टू ऑब्जेक्टिव इन माइंड, द अंडरस्टैंड हाउ द साइकोलॉजिकल फैक्टर इफेक्ट इन द इंडिविजुअल फिजिकल परफॉर्मेंस. जो भी वो फिजिकल परफॉर्मेंस दे रहा है वो इंडिविजुअली उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट. और सेकेंड है अंडरस्टैंडिंग हाउ द पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज इफेक्ट्स अ पर्सन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड वेलबींग्स. नेक्स्ट चीज़ आती है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी डील विद द ऑल टाइप्स ऑफ द एथलेटिक बिहेवियर. की बिहेवियर, जैसे आप किसी पर्सन को देखते हैं, कुछ लॉन्ग डिस्टेंस रनर होते हैं, कुछ शॉर्ट डिस्टेंस रनर होते हैं. तो एथलेट बिहेवियर की उनकी स्प्रिंट, किसी वर्क को कितना एज फार एज फास्टर रेट से रिकवर करना है, या किसी चीज़ को कितना यहाँ पे उससे करना है, नेक्स्ट उससे करना है. तो जो फैक्टर्स है उसमें सेवरल branches of the psychology contribute the making it the body of knowledge. It is the rightly called the legitimate branch of the sports medicine, and its major aim is the help to the athletes to all level to improve the performance. तो importance of sports psychology में फर्स्ट पॉइंट आता है enhance the physiological capacities. तो फिजियोलॉजिकल कैपेसिटीज़ क्या है? तो साइकोलॉजिकल कैपेसिटीज़ जो हैं प्ले इम्पोर्टेंट रोल द एनहेंस द स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी. तो यहाँ पर बात होती है जब हमारी इंटरनल वर्किंग्स है, तो इंटरनल वर्किंग हमारी फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग है कि हमारी स्ट्रेंथ, हमारी ताकत कितनी है, हम कितनी स्पीडली वर्क कर सकते हैं, या कितना रेंज को हम कवर कर सकते हैं. तो इम्पोर्टेंट चीज़ आपके पास ये भी आती है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको, या मोटिवेशन टाइप ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोल इन द एनहेंसिंग. तो मोटिवेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. तो मोटिवेशन कैसे हो सकता है? तो मोटिवेशन जो होता है वो आपका
आउटर मोटिवेशन भी हो सकता है, इनर भी मोटिवेशन हो सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी ग्रुप के साथ कम्युनिकेट हो सकती हैं, आपकी फ्यूचर, आपके ड्रीम से रिलेटेड हो सकती हैं, या आपके न्यू गोल जो आप अचीव करना चाहते हैं उससे रिलेटेड हो सकती हैं, या जनरेट न्यू एनर्जी पावर से रिलेटेड हो सकती हैं, या आपकी वर्किंग से रिलेटेड हो सकती है। तो वन यू द मैनली मोटिवेट, आपको कोई भी एक पर्सन मोटिवेट कर सकता है, लेकिन मोटिवेशन फैक्टर डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। तो सेकंड वन चीज़ है लर्निंग द मोटर स्किल। मोटर स्किल से हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि हम जो कोई भी एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं वो किस पर डिपेंड होती है, लेवल ऑफ द साइकोलॉजिकल एंड सोशो एंड फिजियोलॉजिकल रेडीनेस। जब कभी भी हम अपने बॉडी के साथ साथ जब तक माइंड से प्रिपेयर नहीं होते, माइंड से अपने आप को एक्टिवेट नहीं करते, तब तक हम किसी भी वर्क को बेटरली या मोटर स्किल को बेटरली परफॉर्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट चीज़ आती है कि फिजियोलॉजिकल रेडीनेस मीन्स डेवलपमेंट ऑफ द नेसेसरी स्ट्रेंथ, जो आपकी ताकत है, फ्लेक्सिबिलिटी जो आपकी मैक्सिमम रेंज को रिकवर करे, और इंडोरेंस जो लॉन्ग टर्म आपकी एक्टिविटी को रिकवर करती है। तो साइकोलॉजी रेडीनेस मीन्स द रिडाइज द वेल्सनेस ऑफ टू द लर्न टू द पर्टिकुलर स्किल्स। आप जो कुछ भी सीख रहे हैं, अगर एक बच्चे को उसने ये बताया कि आप इनको जंपिंग के थ्रू आगे तक जाके स्कूल में एक बॉल को आपको शूट करना है, तो ये जो उसने कुछ सीखा, जो कुछ उसको सिखाया गया, तो उसने जब मेंटली और फिजिकली अपने आप को परफॉर्म करा तो बेटर स्किल यहाँ परफॉर्मेंस होती है। नेक्स्ट वन चीज़ आती है अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर। तो जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है, जब तक वो किसी चीज़ में इंटरेस्ट न ले या एटीट्यूड टुवर्ड्स द फिजिकल एक्टिविटी उनकी तरफ अपने एटीट्यूड को ना इंक्लूड करे, और पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड इंस्टेंट, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपकी अपनी बॉडी, आपकी अपनी बिहेवियर और आपका अपना इंटरेस्ट, तीनों चीज़ें मिलकर आपको अंडरस्टैंडिंग देती हैं किसी भी वर्क को करने के लिए। इन्फॉर्मेशन टू यूज द डिफरेंट स्पोर्ट्स सिचुएशन। कभी कभी क्या होता है कि जो कुछ भी आप करते हैं वो आप किसी अन्य डिफरेंट स्पोर्ट्स में भी उसी सिचुएशन को क्रिएट करने के बाद उसको सक्सेसफुली यहाँ पर कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन चीज़ आती है इन कंट्रोलिंग द इमोशन। हमारे टीम में जीत और हार होती है, हम दुखी और दुख भी होता है, हमें सुख भी होता है। तो जहाँ पे हैप्पीनेस है, जहाँ पे सैडनेस है, तो आपको ये चीज़ देखिए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस के थ्रू यहाँ पे ये दिखाया है कि पर्सन हैप्पी होता है तो उसकी वर्किंग एक्टिविटी एनर्जेटिक हो जाती है। जब एंगर होता है तो कहीं ना कहीं उसकी माइंड में डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी चलती है जिससे डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। जब कभी भी वो अपने मेज को लूज़ कर देता है तो सैडनेस उसके ऊपर हावी होती है। उसी तरह सरप्राइज़, कभी कभी क्या होता है कि हम किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन वो सडनली हमारे सामने आती है, तो सरप्राइज्ड भी हैं। या एम्बेरस, जब हम ये किसी चीज़ से निराश हो जाते हैं कि, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, हम किसी चीज़ को लेकर डिस्टर्बेंस भी क्रिएट करते हैं। तो आपके पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि एंगर, आपका गुस्सा, डिजायर, फेयर, आपको जो कुछ डर है, नेगेटिव थिंग्स एंड फीलिंग ऑफ द ओवरशिप और द इमोशन विच नीड टू द कंट्रोल। आपको ये सारी चीज़ें कंट्रोल करनी चाहिए। और अनकंट्रोलिंग इमोशन कैन बी डिस्क्राइब द परफॉर्मेंस, आपके परफॉर्मेंस को ये डाउनवर्ड कर सकती हैं। कंट्रोल द इमोशन ड्यूरिंग द प्रैक्टिस सीजन एंड कॉम्पिटिशन। अगर हम अपने इमोशन को कंट्रोल रखते हैं तो कहीं ना कहीं हम बहुत बेटरली परफॉर्म कर सकते हैं। प्रिवेंट बैकिंग अंडर द प्रेशर, इन अंडर प्रेशर कंडीशन में भी हम बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वन आता है, नेक्स्ट 5 पॉइंट, इन प्रिपेयरिंग द एथलीट्स साइकोलॉजिकल फॉर कॉम्पिटिशन। हमें अपने जब कभी भी कंपटीशन होता है तो हमें फिजिकल बॉडी के साथ साथ मेंटल बॉडी को भी ये रखना होता है कि हम ये कंपटीशन है और इसको हम किस तरीके से फेस करें, ये हमारी लाइफ का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर जो इंडिविजुअल या टीम गेम होते हैं तो साइकोलॉजिकल आपका जो बिहेवियर है बिफोर द कंपटीशन है, आफ्टर द कंपटीशन बैलेंसिंग कंडीशन में होना चाहिए। एंड साइकोलॉजी वर्क टू क्रिएट द विल टू विन, कि हमें जीतना ही है, इस चीज़ को लेके चलना है। लेकिन अगर आप लूज़ करते हैं किसी मैच को, तो उसको फेस करने की आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, रोल इन द इमोशनल प्रॉब्लम्स ऑफ द स्पोर्ट्समैन। कभी कभी जब कभी हार जाते हैं, जब स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है या एंजाइटी कंडीशन, ये कॉमन इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं जिनसे सभी लोग कहीं ना कहीं इफेक्टेड होते हैं। या डिप्रेशन होता है,
फ्रिक्शंस होता है, या एनोरेक्सिया, या ना पैनिक, बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है जब हम हार रहे होते हैं, जब हमारा टेम्पर लूज होने लगता है। तो हम सब ये सारी जो टेक्निक है जिससे कि हम क्या होता है, इसीलिए हमें मेडिटेशन सिखाया जाता है कि हम स्ट्रेस को मैनेजमेंट कर सकें। सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में अब आपके पास आता है कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये सबसे इम्पॉर्टेंट कि प्रोसेस ऑफ द इंक्रीजिंग इन साइज। देखिए ग्रोथ बात करते हैं जो विजुअल है, जो सामने हमें दिखती है। तो अगर ग्रोथ क्या है, तो बेटा ग्रोथ के बारे में इतना ही कह सकते हैं कि ग्रोथ वो कंडीशन है कि अगर आपने किसी एक बच्चा, जैसे कि ये एक कंडीशन है कि, या एक छोटे बेबी को ले लें, तो आप दोनों ही कंडीशन में बात करेंगे, धीरे धीरे इनकी ग्रोइंग स्टेज हमें विजुअल हो रही है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, विजुअल, चाहे वो एनिमल में देखने को मिले चाहे उसमें मिले। सेकंड वन चीज़ है कि आपका जो शेप है वो शेप इंक्रीज हो रहा है, आपकी हाइट इंक्रीज हो रही है, और आपके ऑर्गन्स या आपकी बॉडी के कारण आपका बॉडी का वेट भी इंक्रीज। तो ये सब चीज़ें मेजरेबल है। जहाँ का ग्रोथ है वो मेजरेबल है, यूज अ फिजिकल टर्म, मेजरेबल है। लेकिन अगर यही बात हम डेवलपमेंट में करें, एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि ग्रोथ जो है वो एक टाइम लिमिटेशन है। मान लीजिए अगर आपने ग्रोथ जो है आपकी 0 ईयर से शुरू होकर 20 ईयर तक की है, तो धीरे धीरे यहाँ पे आपकी प्रोग्रेस क्या है, अपवर्ड हो रही है। लेकिन जैसे ही 20 बात आएगी, आपकी ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ग्रोथ ही नॉर्मल रूटीन में हो जाएगी। इसके बाद ग्रोथ इंक्रीज नहीं होती है। सिर्फ यहाँ पे क्या होता है, आपका जितना भी आपकी हाइट, आपका वेट, आपका बॉडी मास, या जो कुछ भी आपका इंक्रीज होना है वो 20 ईयर तक आपका इंक्रीज होता है। देन आफ्टर इंक्रीजमेंट आपका क्लोज हो जाता है। लेकिन डेवलपमेंट के अंदर हमें ये वाली बात कहें तो ये वाली बात गलत होगी, क्योंकि डेवलपमेंट क्या होता है, आपका जीरो से स्टार्ट होकर आपका डेथ तक आपका ये चीज़ चलती रहती है। क्यों? क्योंकि ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ बीइंग डेवलपमेंट। हम जो कुछ है इवोल्यूशन के थ्रू, ग्रोथ, मैच्योरिंग की, हम जो मैच्योर होते जाते हैं, या हमारे जो भी प्रोग्रेसिव है, जो सक्सेस है, वो हमें क्या करते हैं, धीरे धीरे ग्रो अप करते जाते हैं, ब्लेसिंग है। तो ये सब चीज़ें ग्रो अप करती हैं। नॉट लिमिटेड ग्रोइंग लर्न, इसका कोई भी सीखने का एक वो नहीं है, लिमिटेड नहीं है। एंड कॉन्शियस ऑफ द कंस्टेंट ऑफ द प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज ऑफ द ऑर्डर। आप इसको जितना ऊंचा उठा सकते हैं उतना इसको मैच्योरिटी के ऊपर उठा सकते हैं डेवलपमेंट में। एंड इवन कंटेन द न्यू स्टेज इन द चेंज सिचुएशन, आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दोनों में आपके पास एक क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आंसर आपके पास है कैन बी मेजर, लेकिन डेवलपमेंट मेजरेबल नहीं है। सिर्फ ये क्या होता है, किसी हम टेस्ट के थ्रू एक डेवलपमेंट प्रोसेस को इंक्लूड कर सकते हैं। लिमिटेशन टू द डिफाइंड एज, एक एज के बाद ये ब्रेक हो जाती है, लेकिन ये लॉन्ग लाइफ प्रोसेस है। पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट, ग्रोथ में डेवलपमेंट किसका होता है, पार्ट का होता है, जो आपकी इंटरनल पार्ट्स हैं, या आपके जो पूरा फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, इसमें आपकी ग्रोथ होती है। लेकिन इंक्लूडिंग द फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल ग्रोथ। यहाँ पे डेवलपमेंट में ग्रोथ कैसी है, फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल ग्रोथ है। नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पर कि लिंकिंग द फूड एंड एज। जैसे जैसे हमारी ग्रोथ है वो हमारे फूड और हमारे एज पर डिपेंड करती है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। लेकिन लिंक इन द फिजिकल एक्टिविटी, जितना हम एक्टिविटी करेंगे, चाहे वो इमोशनल रिलेटेड टू एजुकेशन हो या सोशल इंटरेस्टेड हो, तो जितना हमारा एरिया बढ़ता जाएगा नॉलेज का, उतना ज़्यादा हमारा डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट चीज़ आती है कि रिलेटेड टू द ऑन एस्पेक्ट ऑफ द पर्सनालिटी। ग्रोथ आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड है, जबकि रिलेटेड टू ऑल एस्पेक्ट, चाहे वो आपके इमोशंस हों, चाहे आपके सोशल हो, चाहे आपका कल्चर हो, चाहे आपका बिहेवियर हो, चाहे आपका पैटर्न हो, ऑल ओवर रिलेटेड टू योर डेवलपमेंट प्रोसेस। तो ये आपका 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। इस चीज़ को आप करके करिए कि ये दोनों चीज़ें आपके उसमें कंटिन्यू बनी रहे। नेक्स्ट चीज़ आती है कि डेवलपमेंट कैरेक्टर्स ऑफ द डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो बेटा क्लासिफिकेशन अगर बात करी जाए तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, तो इसमें इन्फेंसी स्टेज होती है, जो स्टेज आपकी कौन सी कहलाती है, 0 to 3 ईयर की एज। चाइल्डहुड स्टेज जो होती है 3 to 6 + 1 7 ईयर तक की हो सकती है, या इसको इंक्लूडिंग 2 पार्ट्स में इंक्लूड किया जा सकता है। इसे एक अर्ली एज कहला जाती है और एक लेटर।
लेटर। तो दोनों ही में, एक में 3 to 6 और दूसरे में यहाँ पे 3 to 6 हो गया, और यहाँ पे 6 to 12 ईयर की एज जो होती है लेटर चाइल्डहुड स्टेज में कहलाती है। नेक्स्ट चीज आती है आपके एडोलसेंट स्टेज। एडोलसेंट स्टेज बेटा आपके पास कौन सी स्टेज होती है, जितना भी आप 13 और यहाँ पे 19, तो ये जो एज है आपकी टीनेजर स्टेज भी कहलाती है, और ये स्टेज आपकी एडोलसेंट स्टेज कहलाती है, जिसमें कि इस एज ग्रुप में आप हैं अभी। जैसे 9 to 12 के बच्चे जो होते हैं वो सारे के सारे टीनेजर या एडोलसेंट स्टेज में कहलाते हैं। एडल्टहुड अबव टू 19 टू अबव, जितना भी आगे तक की स्टेज है वो एडल्टहुड वाली स्टेज कहलाती है। अराउंड 40 to 45, देन 50, देन आगे फिर क्या हो जाती है, जेंटल स्टेज आ जाती है। तो बेटा ये जो प्रोसेस है आपको ये ध्यान रखना होगा कि इनमें डिफरेंट टाइप का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, जो कि नेक्स्ट चैप्टर्स में कंटिन्यू कैरेक्टर्स ऑफ द इन्फेंसी के बारे में, या डेवलपमेंट कैरेक्टर्स ऑफ द इन्फेंसी स्टेज है, या चाइल्डहुड स्टेज है, चाइल्डहुड डेवलपमेंट कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। इसी तरीके से ये आगे आपका एडोलसेंट स्टेज के बारे में है, और डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ द एडोलसेंट के बारे में ये कंटिन्यू है। तो इन्हीं चैप्टर्स को कंटिन्यू हमारा डिस्कशन रहेगा, लेकिन आज इस चैप्टर को यहाँ पर ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर्स पे हम लोग क्लोज कर रहे हैं। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू एक शॉर्ट मैसेज में अपना ये क्लियर हो गया होगा कि इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें किस तरीके से किस क्वेश्चन को क्लियर करना है। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग माई वीडियो एंड कमेंट्स ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।